बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आपको पता है कि वायरस भी इंटेंस होता जा रहा है, शिद्दत पकड़ता जा रहा है। तो आप बेटे घर पे रहें, बाहर नहीं निकलें, अपने घर पे रहें, घर वालों को भी सेफ़ रखें, आप ख़ुद भी सेफ़ रहें और अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस कीजिए। क्योंकि हो गया इस दफ़ा के एग्ज़ाम नहीं हुए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब आपके एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं और आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। ठीक है, तो आप बेटे स्टडीज़ करें। अपना आने जाने का जो टाइम था आपका कॉलेज में, वो स्टडीज़ की में जो है वो स्पेंड करें आप। तो लेक्चर हम आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एवोगैड्रोस लॉ। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था दैट वाज एग्जाम्पल्स हमने की थी और डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, उसके लिए इक्वेशन हमने डेंसिटी की लिखी D=PM/RT और प्रेशर था, मोलर मैस था, इसी तरह RT था, R जनरल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। आपने बता दिया कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के, मोलर मैस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। यानी कि अगर आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। तो उसके बाद हमने एग्जाम्पल 4 की, एग्जाम्पल 5 की। मैंने सोल्व नहीं की, मैंने आपको रोड मैप दे दिया एग्जाम्पल का, सोल्व बेटे आप लोगों ने खुद से करनी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ को याद करने के लिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आप एक वर्ड या अच्छा पहले तो बेटा एक दो बातें कि एवोगैड्रोस लॉ ये हम बात करते हैं आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसमें दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये हम स्टडी करते हैं जी किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। आइडियल गैसेस के लिए हम पढ़ते हैं इसे। ठीक है, दूसरे नंबर पे टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर को आप कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, और ये सारी हम स्टडी करते भी हैं एट STP। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टेम्परेचर एंड प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, कि आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। और मोस्टली ये स्टडी हम STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हम करते हैं जी। ले जी, ये दो बातें आपने ज़रूर याद रखनी है। अगर आपने इन दो बातों को भूल गए तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपने मार्क्स गवा लेंगे इसकी डेफिनेशन लिखने में, लॉ की स्टेटमेंट लिखने में। तो स्टार्ट करते हैं जी एवोगैड्रोस लॉ। इसको याद रखने के लिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि आपने एक वर्ड याद रखना है दैट इज इवन। अगर आप ये वर्ड याद रखेंगे तो आपके लिए एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट याद करना आसान हो जाएगा। ले जी, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया कि आप ये वर्ड याद रखिए, एवोगैड्रोस लॉ आपको आसान रहेगा याद करने के लिए। इसका मतलब क्या है, मैं पहले स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद मैं इसके साथ रिलेट करूंगा। एवोगैड्रोस अपने लॉ में कहता है कि इक्वल वॉल्यूम of all ideal gases contain equal number of mole या number of molecule, equal number of molecules at constant temperature and pressure. It is the statement of Avogadro's law. अब अगर आप देखें तो मैंने लिखा इवन, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जी बेटे, अगर आप इवन याद रखेंगे तो आपके लिए
एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट याद रखना आसान हो जाएगा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब क्या है कि लेट हमारे पास कोई गैस है, लेट 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास 1 मोल कोई गैस है विच इज़ एन आइडियल गैस। तो अगर मैं 1 मोल लिख दूंगा तो इट मीन्स कि मेरे पास 6.02 या 22.414 dm³ वॉल्यूम होगा गैस का, क्योंकि किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.414 dm³, और 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आप कोई भी आइडियल गैस ले लें, 2 डिफरेंट गैसेस लें, 1 मोल लें, उनका 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 dm³ होगा, और 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी 6.02 इंटू 10⁻23। ये लाइन बेटे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड आपसे MCQ भी पूछा जा सकता है कि लेट्स से वी हैव 1 मोल ऑफ गैस, ऑप्शन ए में उन्होंने कह दिया 22.414 dm³ है, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, या बोथ हैं या नन ऑफ दिस, तो आपने अपना करेक्ट ऑप्शन बताना होगा। ठीक है, अब वो इसी तरह कहते हैं जी कि अगर हमारे पास लेट्स, अब आपको इस टॉपिक में पेज 53 पे अगर आप देखेंगे टॉपिक में आपको यही इंफॉर्मेशन बार बार घुमा के बताई जाएंगे। अगर मैं बार बार लिखूंगा इसे तो दैट विल वेस्टेज ऑफ टाइम, तो मैं फर्दर आगे चलता हूं जी अपनी बात को लेकर। अब वो कहते हैं जी कि लेट्स से हमारे पास कोई 2 गैसेस हैं, से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इसी तरह हीलियम है, और इसी तरह कोई 4-5 हमारे पास गैसेस हैं। अगर हमारे पास तमाम गैसेस के 22.414 dm³ होंगे, यानी कि इक्वल वॉल्यूम होगा, तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अगर हमारे पास तमाम गैसेस का वॉल्यूम इतना है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इतने होंगे। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर जाएं जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझने के लिए। अगर हमारे पास 5 या 4 या 10 कोई भी नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, और उन गैसेस का वॉल्यूम कितना है 22.414 dm³। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम है और इसे आप मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अगर इतना वॉल्यूम है तमाम गैसेस का, तो इसका मतलब तमाम गैसेस के इतने इतने मॉलिक्यूल हैं। हाइड्रोजन का अगर आप इतना वॉल्यूम लेंगे तो उसके इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन का इतना वॉल्यूम लेंगे उसमें इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन का इतना वॉल्यूम लेंगे उसमें इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। मतलब आपने सेम वॉल्यूम रखा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम है। अब वो कहते हैं जी कि लेट से अगर वॉल्यूम, अब आप मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे थे, हम कहते हैं जी कि अगर हम 1 dm³ वॉल्यूम ले लें तब क्या होगा। लेट 1 dm³ आपके पास वॉल्यूम है ऑफ एनी नंबर ऑफ आइडियल गैसेस, यानी कि कुछ आइडियल गैसेस हैं, डिफरेंट आइडियल गैसेस हैं, उन तमाम का 1 dm आपके पास वॉल्यूम है, यानी कि सबका वॉल्यूम सेम है। अगर कोई गैस ए है उसका वॉल्यूम भी 1 dm³ है, गैस बी है उसका वॉल्यूम भी 1 dm³ है, गैस सी है उसका वॉल्यूम भी 1 dm³ है। अगर सबका वॉल्यूम इक्वल है तो सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे इस वॉल्यूम में, इक्वल होंगे। तो 1 dm³ में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, देन दे ऑल कंटेन 2.68 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो उन तमाम गैसेस में
इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। बड़ी ही सिंपल इंफॉर्मेशन है, लेकिन बुक में है, मुझे बार बार इसको समटाइम ओवर सिंपल लाइंस आर ओवर डिफिकल्ट टू मेक यू टू अंडरस्टैंड। ये ओवर सिंपल लाइन है तो थोड़ा सा ओवर डिफिकल्ट है कि मैं आपको समझा पाऊँ, लेकिन चीज़ें आसान हैं। अगर इतना वॉल्यूम लेंगे तो सबके इतने इतने मॉलिक्यूल्स होंगे डिफरेंट गैसेस के। तो ये 22 के लिए था। अगर 1 dm³ आप वॉल्यूम लेते हैं तो 1 dm³ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे। इसका मतलब ये एक MCQ भी बन गया कि लेट्स से वी हैव 1 dm³ ऑफ एनी ABC या XYZ गैस, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट 1 dm³ ऑफ द गैस विल बी दिस वन या कोई और ऑप्शन, तो आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मेरा ख्याल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब वो कहते हैं जी कि अच्छा जी, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। ये हमारे पास आंसर कैसे आया, इसको भी देख लेते हैं। तो इस आंसर को देखने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ लिख रहा हूँ, बेटे आप ज़रा साथ साथ देखते रहिएगा। हमें पता है कि अगर 22.414 dm³ होंगे तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। यानी कि एक मोल का वॉल्यूम कितना है 22.414 और एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं 6.02। मैंने इक्वल कर दिया इनको। अगर आपने एक डीएम देखना है, ये 22.414 है, अगर आपने एक डीएम देखना है तो यहाँ से 22.414 यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो मैं लिखूंगा 1 dm³ 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.414। मैथ्स वाले बच्चे या जिनका फिजिक्स में इंटरेस्ट है उन्हें शायद मेरी बातें समझ आ रही हों। बायो वाले बच्चे भी गौर से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें तो बहुत ही पहले ही आसान है। आपसे सॉल्व करेंगे तो 1 dm³ इक्वल टू 2.68 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। मैंने यहाँ पे ये कोशिश की कि मैं आपको बताऊं कि एक डीएम में इतने मॉलिक्यूल किस तरह हैं। मैंने ये कोशिश की कि मैं मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके दे दूं, ताकि आप बैठे ये ना सोचते रहें कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक डीएम³ में इतने मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, एक डीएम³ में हमेशा इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब बेटे वो कहते हैं जी कि लेट्स से हमारे पास कोई नंबर ऑफ डिफरेंट गैसेस हैं। अब डिफरेंट गैसेस हैं तो उनके मैसेज भी डिफरेंट होंगे, आप उनका एक मोल का वॉल्यूम लेंगे, तमाम के एक मोल का वॉल्यूम इतना ही होगा और उस एक मोल में इतने ही मॉलिक्यूल होंगे हमेशा। ठीक है, तो ये तमाम गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं जी कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास हाइड्रोजन है, तो लेट 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन, जिसके साथ छोटा सा 2 लिख दिया जाएगा, वो गैस है, ये आपने याद रखना है। तो ये हाइड्रोजन गैस बन गई। कंटेन, एक dm³ हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल हैं 2.68 इंटू 10⁻22 और इसका एक dm³ का जो मैस है, मैं पहले ये कंप्लीट कर दूं, है इतने मॉलिक्यूल एंड मैस कितना है 0.899 ग्राम। यानी कि अगर आप देखें तो हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के एक dm³ का मैस कितना बन रहा है 0.899 ग्राम और इसमें मॉलिक्यूल कितने आ रहे हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 2.68। सिमिलरली ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन जो है आपके पास O2 लिख दिया तो ये ऑक्सीजन गैस हो गई। ठीक है, का अगर आप एक dm³ वॉल्यूम लेते हैं तो इसका जो मैस होगा कितना होगा जी 1.4380 समथिंग। ठीक है, ग्राम कंप्लीट देख लीजिएगा इसे। एंड इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे 2.68 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स।
अगर आप देखें तो ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का अगर आप 1 dm³ लेंगे तो उसका मैस कितना है, ये उसका मैस है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें कितने होंगे, इतने ही होंगे। अब ये जो मैंने लाइन लिखी, ज़रा इसको ओवरऑल देखते हैं। हाइड्रोजन 1 dm³ ली, ऑक्सीजन 1 dm³ ली, यानी कि दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले लिया आपने। हाइड्रोजन के 1 dm³ में कितना मैस आ रहा है, 0.899 ग्राम। ऑक्सीजन के 1 dm³ में कितना मैस आ रहा है, 1.438 समथिंग ग्राम। दोनों के 1 dm³ यानी कि सेम वॉल्यूम में, इक्वल वॉल्यूम में मैसेज क्या है, डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर आप देखें इधर भी इतने ही है और इधर भी इतने ही है। इसका मतलब अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, मैसेज डिफरेंट हो सकते हैं। यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात मैंने की है, ठीक है। यहां पे आपने याद रखना है कि O2 इज 16 टाइम्स हैवियर देन H2, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से 16 टाइम्स हैवियर है, लेकिन फिर भी इनके 1 मोल या 1 dm³ या सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। यहाँ पे अगर आप टॉपिक के लास्ट में देखेंगे तो 2-3 लाइनों में उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा जी कि मैसेज वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करते। इसका मैस कम है 1 dm³ में, इसका मैस ज़्यादा है 1 dm³ में, लेकिन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। वो कहते हैं जी कि जो वॉल्यूम है, मैसेज वॉल्यूम को जो है वो अफेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उनका साइज या मैस वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करते। या अगर मैं बड़े ही सादा अल्फाज में कहूँ तो वॉल्यूम डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर आप देखें मैसेज डिफरेंट है लेकिन सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। अगर आप सेम वॉल्यूम लेंगे डिफरेंट गैसेस का, उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये एवोगैड्रोस लॉ था, सिंपल था, चीज़ें ओवर सिंप्लीफाइड थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको बताना पड़ा कि यहाँ पे इस टॉपिक में बताया गया जा रहा है आपको, ठीक है। दैट वाज एवोगैड्रोस लॉ। बेटा ये हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ था। अब मेरे पास जो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हैं, 10 to 15 मिनट्स हैं, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा इतने टाइम में, कंसेप्चुअली मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। तो हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट आगे चलते हैं, पेज 58 पे एक वेल नोन टॉपिक है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम अपने रिमेनिंग 10 to 15 मिनट्स को यूटिलाइज कर सकें अच्छे वे में। तो पेज 58 पे टॉपिक है डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। नेक्स्ट हम ये करने जा रहे हैं। 2 से 3 टॉपिक मैंने स्किप किए बीच में से, उन टॉपिक्स को मैं एक फुल फ्लैज लेक्चर में करूँगा। फिलहाल मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैं 1-2 टॉपिक जंप करके नेक्स्ट आगे जा रहा हूँ पेज 58 पे, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो गिवन टाइम है, उस गिवन टाइम में मैं अपना डाल्टन्स लॉ जो है उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी नेक्स्ट आगे, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। मैं एक तरफ डिफ्यूजन के लिए बात करूंगा और दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे इफ्यूजन को, ताकि दोनों हमारे पास स्पेस ज़्यादा है तो क्यों ना हम स्पेस को यूटिलाइज करें और अपने टॉपिक को अच्छी तरह समझें। अच्छा, डिफ्यूजन और इफ्यूजन को पढ़ने से पहले 1-2 बातें हम सीखते आ रहे हैं अबाउट गैसेस, के गैसेस या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा ही मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई गैस है और उसके मॉलिक्यूल्स दे आर इन रेस्ट, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है।
कोई भी अगर आप गैस है तो उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव कर रहे हैं, और इनकी मोशन को हम अगर सिंपल नाम दें तो हम कहते हैं जी कि रैंडम मोशन है, और अगर हम केमिकली देखें तो हम कहते हैं हैप्पा-हैज़र्ड मोशन है। हैप्पा-हैज़र्ड भी आप रैंडम मोशन को ही कह सकते हैं। रैंडम मोशन में ये होता है कि बेढंगी सी बेतरतीबी सी हरकत हो रही है, लेकिन हैप्पा-हैज़र्ड में भी बेढंगी बेतरतीबी हरकत है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल्स कोलाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें गैसेस के बारे में ये चीज़ें पता हैं बिल्कुल, तो हमारे लिए डिफ्यूजन और इफ्यूजन को सीखना आसान है। हम पहले विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो डेफिनेशंस लिखेंगे और रीजंस भी मेंशन करेंगे। देखें, अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं तो लेट्स से कि मेरे पास एक कंटेनर है एंड द कंटेनर हैव अ पार्टीशन। ले जी, मैंने उस कंटेनर की पार्टीशन कर दी, मतलब इस कंटेनर में फर्दर 2 कंटेनर है आगे। लेट्स से कि एक तरफ गैस ए है, ये गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरी तरफ गैस बी है, एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बी। 2 डिफरेंट गैसेज हैं, एक गैस ए है और एक गैस बी है। गैस ए को मैंने रेड से शो कर दिया, गैस बी को मैंने ब्लू से शो कर दिया। अब अगर आप देखें तो इस तरफ गैस ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और गैस बी की कंसंट्रेशन 0 है। मैं अब मेरे वर्ड्स को बेटा गौर से सुनते जाइएगा, फेंकिएगा नहीं। वैसे तो मैं अगर यहाँ से गुजरना चाहूँ डिफ्यूजन इफ्यूजन से, मैं डेफिनेशन लिखूँ बेटा आपने पढ़ा हुआ है, अब ठीक है जी मैं जा रहा हूँ आगे। नहीं, हमें कुछ सीखना भी है कि गैसेज मिक्स ही क्यों करती हैं। ये भी तो होना चाहिए कि गैसेज मिक्स ना करें, अपनी अपनी जगह पे बैठी रहें जी, हमें क्या ज़रूरत है आगे पीछे होने की। ऐसा नहीं होता, मिक्स होती हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, हमें रीजंस को भी डिस्कस करना है। अगर आप देखें तो गैस ए की कंसंट्रेशन इस रीजन में ज़्यादा है और बी की कंसंट्रेशन क्या है, 0 है। इस तरफ अगर आप देखें तो गैस बी की कंसंट्रेशन हाई है और ए की कंसंट्रेशन इस तरफ क्या है, लो है। कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, इस तरफ बी की मिकदार 0, इस तरफ ए की मिकदार 0। हर मैटर की, या आप ये समझ लें कि जानदारों की भी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएं, ज़्यादा रश से कम रश की तरफ जाएं। मैं इस क्लासरूम में अगर 70 स्टूडेंट्स अरेंज कर दूंगा और बच्चों को पता चलेगा कि साथ वाला क्लासरूम फ्री है, हम वहाँ पे बैठ सकते हैं, तो इस हाई कंसंट्रेटेड रूम से स्टूडेंट्स मूव करना शुरू कर देंगे साथ वाले रूम में जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है। इसी तरह गैसेस भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गैसेस भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। इस गैस की कंसंट्रेशन इस कंटेनर में ज़्यादा है, अगर मैं इस दीवार को हटा दूंगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगी ये गैस। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल तो हमेशा ही मूव कर रहे हैं, तो इसके लिए मूव करना आसान मुश्किल नहीं है। इसी तरह इसकी कंसंट्रेशन इस तरफ ज़्यादा है, ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पार्टीशन को हटा दूं तो होगा क्या कि दोनों जो सेपरेट गैसेस हैं ये दोनों आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे, और इंटरमिक्स करने के लिए आपकी बुक जो वर्ड यूज़ कर रही है दैट इज़ इंटरमिंगलिंग। मैं सारा वो वर्ड्स लिखूंगा भी अभी बोर्ड पे भी, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए थोड़ी सी। अगर अब आप देखें, जैसे ही आपने पार्टीशन को रिमूव कर दिया तो दोनों गैसेस एक दूसरे में मिक्स हुई, और लें जी अगर मैं दोनों को इक्वली मिक्स करके दिखा दूं तो ये लें जी, अगर आप देखें
तो दोनों गैसेस इक्वली मिक्स हो गई और इस पूरे कंटेनर में गैस ए की कंसंट्रेशन हर तरफ इक्वल हो गई है और गैस बी की कंसंट्रेशन भी हर तरफ इक्वल हो गई है। मतलब दोनों गैसेस इंटरमिक्स कर गई और इंटरमिक्स के लिए आपकी बुक वर्ड यूज़ करेगी इंटरमिंगलिंग। इंटरमिंगल कर गई और गैसेस का इस तरह इंटरमिक्स कर जाना, इंटरमिंगलिंग कर जाना, ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो इसको बाय वर्ड्स अब लेकर चलते हैं बात को। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज या इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, कि हमेशा मूव कर रहे हैं। और कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं? हेपाहेज़र्ड मोशन। हेपाहेज़र्ड मोशन हमेशा परफॉर्म कर रहे हैं विद, ये कॉन्सेप्ट है केएमटी का, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा कांस्टेंट मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, हेपाहेज़र्डली मूव कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट गैसेस हैं, लेट्स से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो आपने दोनों गैसेस को सेपरेटली जो है वो प्लेस किया है। तो दोनों की मैंने आपको डायग्राम में पहले दिखाया था कि दोनों की कंसंट्रेशन सेपरेट थी। आपने क्या किया, सेपरेशन को हटाया, तो दोनों गैसेस एक दूसरे में मिक्स हो गई ड्यू टू देयर मोशन, और इस तरह इंटरमिंगल कर जाना गैसेस का, ये डिफ्यूजन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि गैसेस डिफ्यूज या गैस मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम लो या हाई रीजन टू लो and intermingle into each other। अगर आपके पास कोई दो डिफरेंट गैसेस थी, एक तरफ एक गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, दूसरी तरफ दूसरी गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो दोनों गैसेस ने इस तरह मूव किया कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया और मूव करते करते आपस में मिक्स हो गई, इंटरमिंगल कर गई। तो दिस इंटरमिंगलिंग ऑफ गैसेस मिंगलिंग ऑफ गैसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। आपकी बुक ये वर्ड्स यूज करती है, लेकिन आपने डिफ्यूजन की डेफिनेशन अगर लिखनी है तो आप लिखेंगे द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम हाई टू लो रीजन या लो कंसंट्रेशन रीजन ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू मोशन ऑफ molecules and making a homogeneous mixture called diffusion। ये आपके पास क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन कहलाएगा। यानी कि डिफरेंट गैसेस थी आपके पास, उनकी कंसंट्रेशन भी डिफरेंट थी डिफरेंट रीजन्स में, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का फ्लो कर जाना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, किसकी वजह से? मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से, और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देना, ये डिफ्यूजन कहलाएगा।
बेटा आप बुक पे देखेंगे आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जाम्पल मिलेगी, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपने खुद से देखनी है। नेक्स्ट टाइम कम रह गया, मैं इफ्यूजन की तरफ चलता हूँ। इफ्यूजन क्या है? अच्छा, इसकी एग्जाम्पल में आपने ये भी बता देना है कि रूम में जो फ्रेगरेंस का स्प्रेड हो जाना, ये डिफ्यूजन है, ठीक है। इसी तरह एक कंटेनर में डिफरेंट गैसेस का इक्वली मिक्स हो जाना, ये डिफ्यूजन है। आप एग्जाम्पल बताएंगे इसमें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बुक पे लिखी भी हुई है। आगे चलते हैं जी फ्यूजन की तरफ। फ्यूजन को भी पहले डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस इनक्लोज है, ठीक है, जिसका प्रेशर इनसाइड जो है कंटेनर वो ज़्यादा है और आउटसाइड दी कंटेनर वो प्रेशर क्या है, कम है। अगर आप इस कंटेनर में एक टाइनी होल कर दें तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि हमेशा मूव कर रहे हैं, लेट्स से ये मॉलिक्यूल है, ये मूव कर रहा है, मूव करते करते जब ये टाइनी होल के सामने आएगा तो यहाँ से एग्जैक्टली स्केप कर जाएगा। तो किसी गैस का मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल किसी टाइनी होल से स्केप कर जाना, ये इफ्यूजन कहलाता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ सबसे पहले, तो मैं लिखूंगा जी द स्केपिंग या द स्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल। टाइनी होल मतलब बहुत ही स्मॉल ओपनिंग से, ठीक है। आप इसकी जगह स्मॉल ओपनिंग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि गैस का स्केप कर जाना एक टाइनी होल से मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से किस तरफ से किस तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा जी, ये इफ्यूजन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल अगर आपने बतानी है तो टायर का पंक्चर हो जाना इफ्यूजन है, ठीक है। तो बेटा ये डिफ्यूजन इफ्यूजन आपके पास था। हमने आज के इस लेक्चर में एवोगैड्रोस लॉ सीखा, हमने डिफ्यूजन इफ्यूजन को सीखा। मैंने कोशिश की कि मैं तमाम एस्पेक्ट आपके सामने रखूँ एवोगैड्रोस लॉ से रिलेटेड और डिफ्यूजन इफ्यूजन से रिलेटेड। तो आपने अपने लेक्चर नोट करने हैं, साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं। यूनिक नोट्स बेस्ट सोर्स हैं आपके अपने बनाए हुए नोट्स के बाद। आपको यूनिक नोट्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आप वो भी देखिएगा। और बेटे अपने लेक्चर्स तैयार कीजिएगा। आपकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर फ्री टू स्पेंड योर लेयर टाइम इन प्लेइंग पबजी एंड दीज काइंड ऑफ गेम्स। आपने अपने इस फ्री टाइम को स्टडीज़ में भी स्पेंड करना है। मैं ये नहीं कहता कि बस पढ़ते ही रहें आप, कोई और काम नहीं, खेलें आप, घर पे कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ रखें जो कि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो। आप अपने घर में क्रिकेट खेलें, कोई रनिंग वगैरह करें आप, तो ताकि आप फिज़िकली भी फिट रहें और अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस कीजिए। अपने लेक्चर नोट्स बनाते जाएं, आपका असासा यही होंगे अब आपके पास, ठीक है। और घर पे रहें बेटे, सेफ़ रहें, अपने घर वालों को सेफ़ रखें, अपने बड़ों का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें। अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, वो आपसे डबल प्यार करते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे दुआ लें आप। और इंशाल्लाह ग्रैंड पेरेंट्स की दुआएं पेरेंट्स से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और इंशाल्लाह दे विल शो कि आप इंशाल्लाह लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो बाकी इंशाल्लाह बेटा इससे नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमने स्किप किए हैं अभी, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आप इसे तैयार कीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।